नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। और आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, आप रिवीजन अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज भी अच्छे दे रहे होगे। आपका स्कोर जहां आपको लग रहा है कमी है उसको इम्प्रूवमेंट कीजिए, रिवीजन कीजिए। ज़्यादा आपके पास दिन नहीं है अब। ओके, तो जितना हो रिवीजन टेस्ट सीरीज लगाइए। और इसमें हम एम एस ऑफिस से क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हम एम एस एक्सेल के, एम एस वर्ड के और एम एस पावर पॉइंट से संबंधित यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। देखिए, जब भी कभी आप कोई भी टेस्ट लगाया करो, क्वेश्चन लगाया करो, या फिर तो आप सीरियसली उसे अटेम्प्ट किया करो, क्वेश्चन को समझा करो, तभी आप आंसर जो है लगाया करो। ऐसा मत सोचा करो कि अरे एग्जाम नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है और आंसर लगाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यही चीज़ें आपको जो है एग्जाम में, जो मेन एग्जाम है उसमें डिसएडवांटेज देती हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप सोच समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, आपने देखिए पढ़ा हुआ है आपने, तो जाहिर सी बात है आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो ये सब सोच के आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो कि मुझसे कहाँ गलती हुई, ये चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं फिर भी मुझसे गलत हो रही हैं, तो दोबारा चीज़ें रिवाइज कीजिए। ओके, चलिए देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट में गणना किसके द्वारा की जाती है। गणना मतलब होता है कैलकुलेशन करना किसी भी चीज़ का, ठीक है, कैलकुलेशन। ओके, ऑप्शन है यहाँ पर फॉर्मूला, रेफरेंस, आर्ग्यूमेंट या स्पेशल कैरेक्टर। तो गणना हम जब भी करते हैं एम एस एक्सेल में, वो हम करते हैं फॉर्मूला से। और फॉर्मूला बात की जाए तो कहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वल टू से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एम एस एक्सेल में फॉर्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है या किस साइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको साइन दे दिए जाएंगे इस तरीके से, ऐसे करके नहीं, तो आपको पता होना चाहिए इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ओके, और गणना हमें फॉर्मूला से करनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एम एस वर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में एक वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट को हाइपनेट नहीं करता है। ऑप्शन बी है जब आप थिन कॉलमुनर टेक्स्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो हाइपनेटिंग सहायता करता है। ऑप्शन सी है हाइपनेटिंग द्वारा जस्टिफाइड थिन कॉलम्स बेहतर दिखते हैं। और डी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टेक्स्ट को हाइपनेट करता है। तो यहाँ पर गलत कथन हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, जो एम एस वर्ड अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टेक्स्ट होते हैं उसको हाइपनेट नहीं करता है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स स्टाइल और साइज में लौटने के लिए फॉन्ट प्रॉपर्टी सीट से डैश चेक्स बॉक्स चुने। कोई एम एक्स एक्सेल सीट है, ठीक है, और उसको क्या है एडिट किया गया है किसी दूसरे फॉन्ट साइज में, और इसे हमें रिवर्स जो है लाना है उसी में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है उसमें। तो उसके लिए हमें रिसेट, नन, नॉर्मल या बात की जाए बैक, तो दरअसल हमें नॉर्मल जो चेक बॉक्स रहता है उसको चुनना रहता है, तो जो कि डिफ़ॉल्ट साइज में हमें वापस जो है उसी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में हमें देखने को मिल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट डेटा का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया नहीं जा सकता। ठीक है, उपयोग नहीं किया जाता है किसके लिए, स्प्रेडशीट डेटा विश्लेषण करने के लिए, डेटा को हमें जो है विश्लेषण करना है। ऑप्शन है यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस, ऑप्शन बी है मेल मर्ज, ऑप्शन सी है गोल सीकिंग या ऑप्शन डी है सॉर्टिंग। तो मेल मर्ज जो है इसका आंसर हो जाएगा। मेल मर्ज आपको पता हो तो बहुत सारे मेल को मर्ज करके किसी को सेंड करना ये अलग ही चीज है। स्प्रेडशीट में आपको व्हाट इफ एनालिसिस, इससे हम विश्लेषण करेंगे, गोल सीकिंग से करेंगे और सॉर्टिंग से करेंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है एक्सेल में दिसंबर 31 2017, ठीक है, 2017 की सेल एंट्री को क्या माना जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है लेवल, वैल्यू, फॉर्मूला या टेक्स्ट। तो ये जो दी है ये सेल एंट्री का, ठीक है,
तो इसे हम वैल्यू मानेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ध्यान रखना है एक्सेल में दिसंबर 31 2017 की सेल एंट्री जो की गई है इस समय, तो उसको हम वैल्यू मान के जो है माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब एक फॉर्मेटेड नंबर सेल के भीतर फिट नहीं होता है तब क्या डिस्प्ले में होता है, मतलब क्या डिस्प्ले दिखाई देता है। ठीक है, कोई नंबर है एमएस एक्सेल में जो है नंबर सेल के भीतर उसमें फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसे देखिए हैच, यहाँ पर ये 4 हैच दिए हुए, तो फोर्थ हैच डिविज बाई 0, ये डिविजिबल होता है, डिवीजन जिसे बोलते हैं। एट द रेट या बात की जाए 5 तो यहाँ पर इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा हैश। ये 5H है ना कि 4। ठीक है, तो 5H है हैश, इसे हम हैश बोलते हैं, तो ये हमें डिस्प्ले होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी विधि का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सेल से डेटा दर्ज करने के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है एक एरो कुंजी दबाना, ऑप्शन बी है टैब कुंजी दबाना, ऑप्शन सी है एस्केप कुंजी दबाना, या बात की जाए फॉर्मूला बार पर एंटर बटन दबा क्लिक करना। तो हमें यहाँ पर सेल डेटा का दर्ज नहीं करना है, तो ये जो है एस्केप कुंजी के द्वारा नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो एस्केप कुंजी आप दबाओगे तो उसमें डेटा जो है वो दर्ज नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, एंग्रेस, एम्बोस, आउटलाइन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश के रूप में जाना जाता है। ये सभी है हम किस के रूप में जानते हैं। सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट, या बात की जाए टेक्स्ट इम्पैक्ट, तो ये दरअसल जो है वो फॉन्ट इफेक्ट से। ठीक है, फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट इफेक्ट्स। ओके, अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के वर्कबुक में डैश नामक टेब बनाया जा सकते हैं। पिवट, वर्कशीट, चार्ट, या बात की जाए टेबल, तो हम वर्कशीट बनाते हैं। वर्कशीट आप सभी में, एमएस एक्सेल है तो जाहिर सी बात है उसमें हम वर्कशीट बनाते हैं। बुक मार्क में, ठीक है याद रखना है, बुक मार्क में हम वर्कशीट बनाते हैं। वर्कशीट नामक टैब बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा के साथ चार्ट को एक ही वर्कशीट पर खींचने को क्या कहा जाता है। कोई डेटा है एमएस एक्सेल का, अलग अलग चार्ट शीट है और इसको हम खींच के यहीं पे ला देते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे। एम्बेडेड चार्ट, चार्ट विजार्ड, चार्ट शीट, या मर्ज सेल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एम्बेडेड चार्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जस्टिफाई बटन के फंक्शन को दर्शाता है। जस्टिफाई करना किसी भी चीज को, यह दरअसल जस्टिफाई बटन के फंक्शन को दर्शाता है। ऑप्शन है जस्टिफाई ऑप्शन की ड्रॉप डाउन लिस्ट को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी है यहाँ पर टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के अलाइन करते हैं। और ऑप्शन सी है जस्टिफिकेशन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। और ऑप्शन डी है वर्तमान लाइन को सेंटर में करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जस्टिफाई बटन जो रहता है वह है टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के अलाइन करता है, दोनों मार्जिन में अलाइन करता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट व्यू जो आपकी अपनी स्लाइड का पार्ट एक बड़े आउटलाइन के रूप में दिखाता है। ठीक है, पावर पॉइंट में व्यू होता है, आप उस पर क्लिक करोगे तो वो स्लाइड जो रहेगी वो आपको एक बड़े आउटलाइन में दिखा देगी। जैसे कि आपको ये दिख रही है, मैं यहाँ से छोटा कर दूंगा तो वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो वह सामान्य रूप से डैश है। स्लाइड शो दृश्य, स्लाइड शॉर्टर दृश्य, या बात की जाए नोट्स पेज व्यू, या व्यू को हम दृश्य बोलते हैं। ठीक है, रूपरेखा दृश्य, तो इसका आंसर हो जाएगा वह उसकी रूपरेखा दिखाता है वो किस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, बिलिंग, बैकग्राउंड आदि को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश के रूप में जानता है। सिमर हो गया, स्पार्कल टेक्स्ट हो गया, ब्लिंकिंग जो बैकग्राउंड होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं। फॉन्ट शैली, फॉन्ट प्रभाव, शब्द कला, या पाठ प्रभाव, यानी फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट्स, वर्ड आर्ट, या टेक्स्ट इफेक्ट, तो इसे हम जो है टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम एनिमेशन सुविधा प्रदान करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। इसी जो है आप एक एनिमेशन सुविधा आपको देखने को मिलती है। अभी ये है तो ये जो मैंने स्लाइड बनाई है ये MS पावर पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये आपको एनिमेशन, तो एनिमेशन मैंने इस पे ऐड नहीं की है, तो आपको एनिमेशन आगे जो लास्ट में आप देखोगे ना, उसमें मैंने इमेज जो जब आप लास्ट का देखते हो तो उसमें शेयर का बटन आता है, लाइक का आता है, तो वो क्या है एनिमेशन आप देखोगे ये MS पावर पॉइंट में देखने को हमें मिलती है। MS वर्ड में आपको टेक्स्ट देखने को मिलते हैं केवल। MS एक्सेल आपको पता है स्प्रेडशीट हो गई, स्प्रेडशीट इसके लिए यूज की थी। एक्सेस ये डेटाबेस से संबंधित होता है, डेटाबेस से, ओके। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट एंटर करने का सही तरीका है? MS एक्सेल है उसमें हमें चार्ट एंटर करना है, तो फॉर्मूला में जाने के बाद हम चार्ट्स में जाएंगे, या डेटा में जाने के बाद चार्ट्स में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद चार्ट्स में जाएंगे, या व्यू के जाने के बाद चार्ट्स में जाएंगे। तो इंसर्ट में जाने के बाद हम चार्ट्स में जाएंगे, वहां पर जैसे आप इंसर्ट में जाओगे तो चार्ट का ऑप्शन आता है, उसी को आपको क्लिक करना रहता है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में दर्ज संख्याएं तथा तिथियों को क्या कहा जाता है? MS एक्सेल की सीट है उसमें संख्याएं दर्ज हैं और डेट दर्ज हैं, तिथियां जिसे हम बोलते हैं, नंबर्स दर्ज हैं। तो लेवल, न्यूमेरिक एंट्री, सिंबल या टेक्स्ट, तो ये न्यूमेरिक एंट्री होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, MS एक्सेल की ऑटोफिल विशेषता का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑटोफिल जो होती है MS एक्सेल में उसका क्या यूज है एक तरीके से देखा जाए तो सेल को ऐसा डेटा से भरना जो एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी है स्वतः सेल के मान की एक रेंज जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी है चयनित सेल के चारों ओर एक बॉर्डर बनाने के लिए, और ऑप्शन डी है चयनित कॉलम को सतह जोड़ने के लिए। तो जो ऑटोफिल विशेषता होती है दरअसल सेल को ऐसे डेटा में भरना है जो एक पैटर्न का अनुसरण करता है, ठीक है। ऑटोफिल मतलब ऑटो चीजें जो आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली जो चीजें चलती हैं अपने आप उनका एक पैटर्न रहता है, उसी पैटर्न पे ऑटोफिल अपने आप होती जाती हैं। जैसे कि आप कोई भी स्प्रेडशीट में बड़ी संख्याओं में आप भर रहे हो तो बड़ी से बढ़ते हुए क्रम में आपको एक ऑटो पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑटोफिल विशेषता जो होती है वो सेल को ऐसे डेटा भरता है जो एक पैटर्न का अनुसरण करता है, वो एक पैटर्न के हिसाब से अपने आप भरता चला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट प्रत्येक वेरिएबल के लिए केवल एक मान को दर्शाता है? फंक्शन, लाइन, पाई या बार? तो ये होता है पाई, ठीक है। तो ये पाई चार्ट होता है जो कि दर्शाता है एक वेरिएबल के लिए केवल एक मान को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में ब्रेव वर्ड बेस्ड जिसे ब्रेव बोलते हैं ये फीचर क्या करता है? MS वर्ड, ऑप्शन है जब आवश्यक होता है टेक्स्ट को अपने आप अगली लाइन में भेज देता है, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट्स के नीचे दिखाई देता है, ऑप्शन सी है टेक्स्ट के ऊपर टाइप करने की अनुमति देता है, और ऑप्शन डी है एक छोटी आड़ा लाइन होती है जो एक डॉक्यूमेंट्स के खत्म होने का संकेत देती है। तो जो वर्ड वेस्ट होता है यह दरअसल जैसे ही आप टेक्स्ट लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरी लाइन में भेज देता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जब आवश्यक होता है तो टेक्स्ट को अपने आप अगली लाइन में भेज देता है। अगला प्रश्न है, एक प्रोग्राम जो आपको पंक्तियां और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम के डेटा प्रकारों पर गणना करने में सक्षम बनाता है, ये क्या है? स्प्रेड प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक्स पैकेज या विंडोज? तो हमें रो और कॉलम हमें दर्शाना है, जाहिर सी बात है, तो हमें किसका स्प्रेडशीट का यूज करना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में किस टैब का उपयोग करके आप सामग्री की तालिका जोड़ सकते हैं? इंसर्ट, रेफरेंस, टेबल या बात की जाए फॉर्मेट? तो ये हम रेफरेंस के माध्यम से जोड़ते हैं MS वर्ड में, ओके। नेक्स्ट है, डैश चार्ट को MS एक्सेल में स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पाई, वार, स्टॉक या XY? तो ये XY जो रहता है चार्ट XY के रूप में, जैसे X हो गया और बाई चार्ट
तो इसे हम जो है स्कैटर चार्ट के रूप में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक्स वाई चार्ट को एमएस एक्सेल में स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस टैब का उपयोग करके वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का अनुवाद किया जा सकता है? ठीक है, कौन सा हमें यहाँ पर टैब का यूज करना है जिसकी वजह से जो वर्ड वर्ड हो गए, ठीक है, उसको हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को कहा जाता है। दस्तावेज में टेक्स्ट का अनुवाद करना है, एडिट, फॉर्मेट, रिव्यू या पेज लेआउट। तो हमें रिव्यू करना रहता है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश चार्ट एमएस एक्सेल में संपूर्ण से भागों के संबंध को दर्शाता है तथा इसमें डेटा की एक से अधिक श्रृंखला समाहित होती है। डोनट, स्कैटर, लाइन या सरफेस। तो ये डोनट होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है डैश कैप्स को लोअर केस में और लोअर केस को कैप्स में, मतलब यहाँ पर ये कैपिटल होता है, जैसे कैपिटल लेटर नहीं लिखते, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर ये कैपिटल हो गया। और लोअर केस क्या होता है, ये वाला, जैसे आई कैपिटल हो गया, लोअर हो गया, जी और एक जी। तो कैप्स को यानी कैपिटल को लोअर केस में और लोअर को कैपिटल केस में बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये पूछा गया। लोअर केस, प्रत्येक शब्द को बड़ा करें, सेटिंग केस या बात की जाए टॉगल केस, तो इसमें हम टॉगल केस का यूज करते हैं। टॉगल केस, टॉगल केस होता है ये आपको लोअर केस से अपर केस में, या बात की जाए कैपिटल को लोअर केस में और लोअर केस को कैपिटल में बदलने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने सीरियसली इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया होगा। आपके क्वेश्चन कहीं भी गलत होते हैं तो आप देखा करो, उसे एनालिसिस किया करो चीज़ों को, जिससे आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। देखिए, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत होता है आपका, तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी फील्ड से गलत हो गया आपका, तो उसे आप थोड़ा एनालिसिस कर लिया करो, उसके आसपास की चीज़ें देख लिया करो कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा भी अगर आपको आसपास की चीज़ें पता है ना, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। अगर मान लो कुछ चीज़ें भूल भी जाते हो तो थोड़ी चीज़ें तो आपको याद ही रहेंगी कम से कम। और भूलना तभी होता है जब आप रिवीजन नहीं करते हो। तो रिवीजन करो, टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, आप जितना हो टेस्ट सीरीज लगाओ। ओके, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी साथी नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।